हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग टोटल 50 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए और बारीकी से क्वेश्चन को समझिए और पूरी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा। 10 से 8 नंबर आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो आप लोग प्रत्येक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से देखिए और प्रत्येक प्रश्नों को समझने का कोशिश कीजिए। और चलिए फिर हम लोग आज का क्लास को करते हैं शुरू, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और जुड़ गए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए। चलिए तो फिर हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग सब जानते होंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिन स्टूडेंट का ऑप्शन ए सही आप बता रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, आंख, गला इत्यादि जांच करने में डॉक्टर किस चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन में बी सी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, आंख देखने में चिकित्सा उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल अवतल दोनों, और डी है बाइफोकल लेंस। तो आप लोग बताइए। तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तल लेंस इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु जो कि फोकस पर मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है अभिसारी लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। 2 डिग्री क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमता वाली, तब 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग क्षमता निकालना सीखे होंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। और अगर जो मीटर से रहता है तो इसलिए इसमें 100 से गुना होता है, इस प्रकार क्षमता निकाला जाता है। तब देखिए क्षमता दिया है 2 डिग्री, तो इसमें 100 इधर आएगा था और फिर एफ बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप लोग निकाल के जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से जानते होंगे, इसको कहते हैं आवर्धन। आवर्धन एम कहते हैं। और आवर्धन एम का ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। आवर्धन एम का ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। आवर्धन एम का ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है, तथा आवर्धन धनात्मक जो होता है से काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए होता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है। तो देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है। यहाँ प्रश्न किस प्रकार कह रहा है वो आप लोग समझिए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा तो हो जाएगा अधिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सघन माध्यम से ज्यादा स्पीड विरल माध्यम में चलता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है आप लोग बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा
आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है वलयाकार लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव नेत्र में इस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितना स्टूडेंट का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए बता रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो उसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। इसको हम लोग एक और नाम है रेटिना। आप लोग इस नाम को भी जरूर याद रखिएगा, ये भी परीक्षा एग्जाम में जरूर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है? क्वेश्चन नंबर है 11। एक स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, देखिए हमेशा रहता है न्यूनतम दूरी, लेकिन यहाँ है अधिकतम दूरी। तो आप लोग इस चीज पर जरूर फोकस कीजिएगा, वरना आप गलती आंकड़क में गलती मत मारिएगा। तो इसका न्यूनतम दूरी कहेगा तब तो हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम दूरी, इसलिए हो जाएगा हमारा अनंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, मोस्ट भी आया, बहुत बार एग्जाम में ही पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को तो आप लोग रट ही जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। ओमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में। और एमीटर किस चीज को मापता है? एमीटर मापता है हमारा धारा मापता है। तथा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर या प्रसारण क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर हमारा विभवांतर मापता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो ये प्रश्नों को भी आप लोग याद रखेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए राइट आंसर इसका। तो विद्युत चुंबक बनाने में हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा, इसलिए इस प्रश्न को तो आप लोग भूलिएगा मत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होता है? आप लोग बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता बढ़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो चालक तार जिनके पदार्थ का लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर प्रसारण क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। आप लोग जानते होंगे कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जब उसी प्रक्रिया जब हम लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। आप लोग इस प्रश्न को भी काफी याद रखिएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17। परिपथ में कितने अनुमानांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 V पर 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होता है? तो आप लोग बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई स्क्वायर आर। देखिए इसका हम लोग और बताते हैं थोड़ा। एक होता है P बराबर W बटा T और एक होता है आई स्क्वायर आर और एक होता है V स्क्वायर बटा आर। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में विद्युत शक्ति बराबर कौन नहीं है। ये तीनों दे देगा, ऑप्शन डी में कोई दे देगा, तो आप लोग उसका ध्यान में रख के मारिएगा। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 20वां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलिए, क्या लिखा है 21 में? एक सीधी धारावाही तार में धारा पूरब की ओर उसके, क्या लिखा है इसको हम थोड़ा और नीचा करते हैं, उसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। एक सीधी धारावाही तार में धारा पूरब की ओर इसके ऊपर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो सीधी सी बात है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है विद्युत जनित्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप चलिए हम लोग 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में दुर्घटना होती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वोपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए समतल दर्पण का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25, 2HI जो कि गैस है, पराबैंगनी किरण हाइड्रोजन अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया प्रकाश पराबैंगनी किरण ले रहा है, इसलिए हो जाएगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशिकी अपघटन अभिक्रिया। तो फाइनली हम लोग अभी तक 25 प्रश्नों को देखें। आप लोग जरूर बताइएगा कि इस 25 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब तो हम अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग कहलाता है ऑक्सीकरण या उपचयन, इसका नाम है, और इंग्लिश में इसी का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कॉपर और जल H2 का क्या हो रहा है? तो H2 का हो रहा है ऑक्सीकरण, H2 का हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो देखिए कॉपर ऑक्साइड भी भस्म है, NaOH भी भस्म है और Na2O भी भस्म है, लेकिन NaCl जो है से हमारा लवण है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन गैस चूने को जल को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में कौन गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 7.8 के बीच, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी काफी VVI प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन अनुभव होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन में बैगनी रंग का रंजक होता है, निकाला जाता है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। लाइकेन के पौधा से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए 33 का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 है जी। विरंजक चूर्ण का क्या होगा आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaClO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36, धातु के ऑक्साइड जाल में घुलकर क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड जाल में घुलकर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार। धातु के ऑक्साइड जाल में घुलकर बनाता है क्षार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप लोग जानते हैं कि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ताम्र एवं टिन किस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो आप लोग जानते हैं कि CH4 जो कि सहसंयोजी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H4। क्वेश्चन नंबर 42, CHO किसका है? तो CHO आप लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n तथा एल्केन का होता है CnH2n+2 और फिर एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। एल्केन में जोड़ दीजिए 2, एल्किन में 2 को छोड़ दिया जाए तथा एल्काइन में 2 को घटा दिया जाता है। ये क्वेश्चन तीनों आप लोग मोस्ट VVI है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 45, बिल्डिंग में किस धातु का उपयोग होता है? तो बिल्डिंग में होता है उपयोग किसका? आप लोग बताइए तो एथाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो C2H4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जंतु वसा में होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतृप्त लंबी श्रृंखला कार्बन वाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं 49 और 50। अवर्त सारणी के किस अवर्त से बाएं से दाएं पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? आप लोग बताइए तो परमाणु की त्रिज्या होगा घटती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है तथा बाएं से दाएं जाने पर घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार है तो मेंडलीव का है परमाणु द्रव्यमान तथा मोजले का है परमाणु संख्या और न्यूलैंड का है अष्टकनीय। और चलिए तो ये आप लोग ध्यान में रखेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परमाणु द्रव्यमान। 50 का आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो प्रथम वर्ग के होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए, तो आज हम लोग टोटल प्रश्न 50 प्रश्न पर ही वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग को 50 में कितना सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।